Hello friends. So today we are going to discuss a new topic that is called resonance. तो आज हम लोग रेजोनेंस करने जा रहे हैं। अब देखो रेजोनेंस जो है वो आपने ये वर्ड इस चैप्टर में पहली बार सुना हुआ है, लेकिन ये जो ऐसा टॉपिक है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी काफी हेल्पफुल रहेगा ये। तो मेक श्योर कि सबसे पहले तो आपको ये पता चलना चाहिए कि रेजोनेंस है क्या। टिपिकल लैंग्वेज में केमिस्ट्री के अंदर जो डेफिनेशन दी गई है आपकी टेक्स्ट बुक में, बराबर है, वो थोड़ी सी डिफिकल्ट है, लेकिन हम लोग उसको सिंप्लीफाई कर देंगे। तो लेट अस स्टार्ट विद द रेजोनेंस। तो रेजोनेंस की ये जो डेफिनेशन है वो तो बाद में डिस्कस करते हैं। ये तो क्या है कि मशीन लैंग्वेज है, बराबर है, जिसको समझ आए उसको आए। लेकिन सबसे पहले मैं आपको सिखाना चाहता हूँ एक रूटीन लैंग्वेज में डेफिनेशन या तो रेजोनेंस कंसेप्ट क्या है। रेजोनेंस को अगर सिंपल लैंग्वेज में बोले हम लोग तो उसको कहते हैं कि भाई डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, बराबर है। अब ये पाई इलेक्ट्रॉन क्या है, तो आपने कोवेलेंट बॉन्डिंग तो पढ़ ली। कोवेलेंट बॉन्डिंग में क्या था, कई जगह पर सिंगल बॉन्ड था, कई जगह पर डबल बॉन्ड भी था। याद करो, हाइड्रोजन में सिंगल बॉन्ड था, ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड, नाइट्रोजन में ट्रिपल बॉन्ड, बराबर। तो ये जो ट्रिपल बॉन्ड होता है उसके अंदर एक सिग्मा बनता है और बाकी जो बॉन्ड है उसको कहते हैं पाई बॉन्ड। तो कोवेलेंट को आगे अगर क्लासिफाई करें हम लोग तो दैट इज सिग्मा एंड पाई, बराबर। चलो ठीक है, ये हमारी समझ में आ गया। इसी तरह से ऑक्सीजन में देखें तो एक सिग्मा है, एक पाई है, बराबर है। आपने 10th में पढ़ा है आल्केन, आल्कीन, आल्काइन। आल्केन के अंदर सिंगल बॉन्ड जो सिग्मा बॉन्ड है, आल्कीन में डबल बॉन्ड होता है जिसमें एक सिग्मा होता है, एक पाई होता है। आल्कीन जो है आप किस तरह से ड्रॉ करते हैं, सी डबल बॉन्ड सी। आल्काइन जो होगा सी ट्रिपल बॉन्ड सी से करेंगे, तो इसमें एक सिग्मा और एक सिग्मा और दो पाई होता है इसके अंदर, बराबर। चलो ठीक है, अब आगे जो हम लोगों को देखना है कि रेजोनेंस जो है उसको क्या कहते हैं। मान लो कि आप सबसे पहले अपने आप पे फोकस करो, बराबर। अपने आप पे फोकस करने का मतलब ये होता है कि आपकी जो प्रॉपर्टीज है, आपकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्या वो हर एक एनवायरमेंट में एक जैसी है। आप अभी लॉकडाउन के अंदर घर में पढ़ रहे हो, बराबर है, तो कई लोग जो है जैसे पेरेंट्स, दोनों पेरेंट्स जो होते हैं, मान लो कि भाई पापा भी जॉब पे जाते हैं, मम्मी भी जॉब पे जाती है। ऐसी सिचुएशन में क्या होता है कि जब तक पापा मम्मी घर पे है तब तक क्या करेंगे, अच्छे से किताब लेकर बैठ जाएंगे, बोले इतने बजे लेक्चर है, ये मेरा टेस्ट है, ये हमें करना है, ये सब कुछ पढ़ना है। ऐसी आपकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स रहेगी। जैसे एक आइडियल बच्चा पढ़ता है वैसा लगेगा, बराबर। जैसे ही पापा निकले घर से तो थोड़ी सी आपकी प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी, क्योंकि मम्मी तो क्या है कि मम्मी का लाडला है या तो लाडली है या तो दुलारी भी है, तो वो ज्यादा बोलते नहीं है, वो थोड़ा सा लेट गो कर देते हैं। तो इस सिचुएशन में क्या होता है बेटा कि जब हम लोग ऐसे पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो पढ़ाई करते हैं, कभी मम्मी मुझे नाश्ता चाहिए, कभी ये चाहिए, कभी वो चाहिए, थोड़ी देर बाद खड़े हो जाते हैं, एक लेक्चर हो गया, मस्त एक राउंड मार के आएंगे। और अगर यूट्यूब पे ही वीडियोस सारे अपलोड हो रहे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी देखा, बोले शाम को दूसरा देख लूंगा, थोड़ा सा ऐसा देखा और बोला कि हो गया, बराबर। लेकिन ऐसी सिचुएशन में होगा क्या कि जब 12th में आओगे या तो जब आगे बढ़ोगे तो कुछ भी समझ में आने वाला है नहीं, बराबर। तो मेक श्योर कि जो भी आप काम कर रहे हो पूरा कीजिए। तो ये मैंने बात की कि आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज हो जाती है। अभी मान लो कि मम्मी पापा दोनों चले जाते हैं, बराबर। पेरेंटल कंट्रोल सब कुछ लगा रखा है, फिर भी आप कुछ ना कुछ उसमें जुगाड़ करके यूट्यूब पे दूसरा कुछ जैसे आप पबजी खेलने लगते हो या तो कोई और काम करने लगते हो। तो ऐसे सिचुएशन में होता क्या है कि ये आपकी एक और इमेज है जो आपके माँ बाप को नहीं मालूम है, बराबर। बच्चे जनरली ऐसा इस एज में खेलते हैं, करते हैं, सब कुछ करते हैं, बराबर। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, बराबर, जिनका आइडियलिज्म रहता है, मम्मी पापा हो तब भी वैसे और ना हो तब भी वैसे बढ़ते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं पूरे 100% आइडियल तो भूल जाओ, बराबर, कोई भी नहीं होता है। क्योंकि कुछ ना कुछ क्या होता है कि मान लो कि ऐसी कोई हैबिट नहीं है मोबाइल के अंदर गेम खेलने की या दूसरा जो है वीडियो सर्फिंग करने की, तो क्या होता है कि तो भी थोड़ा बहुत ऐसा रहता है कि कोई अगर आपके ऊपर है तो आप आराम से बैठ के पढ़ोगे। तो मेरा कहने का मतलब है इन द प्रेजेंस ऑफ पेरेंट्स, बराबर, इन द एब्सेंस ऑफ पेरेंट्स पढ़ाई में चेंज। तो आपकी जो सारी कैरेक्टरिस्टिक्स है वो कोई एक सिंगल टाइम पे बिलोंग नहीं करेगी, यानी आप पता नहीं कर पाएंगे कि हाँ आप अच्छे हो पढ़ने में या तो आप बुरे हो, बराबर, या तो नहीं पढ़ रहे हो। बुरे तो कोई होते नहीं है। लेकिन
ये सिचुएशन तो रहती है, हर एक इंसान का ऐसा होता है, हर एक इंसान का ऐसा होता है कि जब कंपल्सन आ जाता है तो काम हो जाता है, कंपल्सन नहीं होता तो थोड़ा सा रिलैक्स में होता है। तो यहाँ पर बात वही है कि भाई कोई भी मॉलिक्यूल है उसकी सारी प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करने के लिए एक से ज्यादा स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करने पड़ते हैं। जैसे ओजोन में था, ओजोन जो था उसके अंदर एक स्ट्रक्चर आया था हमारे पास जो हमने सीखा था। तो ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ एनी मॉलिक्यूल कैन नॉट बी एक्सप्लेन बाय द सिंगल लुईस स्ट्रक्चर्स, बराबर। सारे के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स या तो सारी की सारी प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करना एक सिंगल स्ट्रक्चर से पॉसिबल नहीं है। मैनी स्ट्रक्चर्स विल बी रिक्वायर्ड टू एक्सप्लेन ऑल द प्रॉपर्टीज। सारा अगर कवर करना है तो मम्मी की प्रेजेंस में भी देखना पड़ेगा, पापा की प्रेजेंस में भी देखना पड़ेगा, और फ्रेंड्स की प्रेजेंस में भी देखना पड़ेगा कि आपका बिहेवियर कैसा रहता है। अगर सभी जगह पे हम लोग करेंगे तो पता चल जाएगा हाँ ये बंदा या तो ये बंदी कैसा है। तो देखो, इन केस ऑफ सर्टेन मॉलिक्यूल्स अ सिंगल लुईस स्ट्रक्चर्स कैन नॉट एक्सप्लेन ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ मॉलिक्यूल। कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं, सिंगल स्ट्रक्चर्स कैन नॉट एक्सप्लेन ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ मॉलिक्यूल। द मॉलिक्यूल इज देन सपोज टू हैव मैनी स्ट्रक्चर्स। तो ऐसे सपोज किया जाता है कि इस मॉलिक्यूल के बहुत सारे स्ट्रक्चर्स है। सपोज करना यानी पेपर पे ड्रॉ करना, इमेजिनरी है, विजुअलाइज किया जाता है, सही में वो होते नहीं है, बराबर है। ईच ऑफ विच, इसमें से हर एक स्ट्रक्चर जो तुमने मान लो कि अपनी मन से बनाया कि ऐसा होगा वैसा होगा, ईच ऑफ विच कैन एक्सप्लेन मोस्ट ऑफ द प्रॉपर्टी। लेकिन हाँ, वो सारे के सारे स्ट्रक्चर्स अगर पढ़ाई करते हो तो ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ मॉलिक्यूल कैन बी एक्सप्लेन बट नन कैन एक्सप्लेन ऑल द प्रॉपर्टी। सारे स्ट्रक्चर्स को लेते हो यानी कि आप मान लो कि आप पापा के प्रेजेंस में, मम्मी के प्रेजेंस में, फ्रेंड्स के प्रेजेंस में सारे आपके जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो मैच कर ले तो हमें पता चल जाएगा कि आप कैसे हो। लेकिन किसी एक जगह का पर्टिकुलर आपका अगर कैरेक्टरिस्टिक्स देखे तो नहीं हो पाता है। इसी तरह से लिखा हुआ है कि नन कैन एक्सप्लेन ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ मॉलिक्यूल, यानी किसी एक की प्रेजेंस में आपकी सारी प्रॉपर्टी को भगवान ही जाने आप खुद जाना, बराबर है, एक्सप्लेन नहीं हो सकती है। सो द एक्चुअल स्ट्रक्चर इज इन बिटवीन देम। एक्चुअल स्ट्रक्चर कैसा होता है? इन बिटवीन देम। यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है CS। CS को जनरली हम लोग कहते हैं कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स, बराबर है। रेजोनेंस, इस फिनोमिनन का नाम जो है वो रेजोनेंस है। द एक्चुअल स्ट्रक्चर इज इन बिटवीन देम। तो ये जो CS लिखा है, बराबर है, यहाँ पर CS जो मैंने लिखा हुआ है बेटा, वहां पर आपको याद रखना है कि ये जो एक्चुअल स्ट्रक्चर है इज इन बिटवीन देम, यानी कि कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स के बीच में एक रहेगा, और वो जो भी स्ट्रक्चर्स होंगे उसको हम लोग कहेंगे रेजोनेंस हाइब्रिड, यानी सबको मिलाकर हम लोग एक स्ट्रक्चर बनाएंगे जिसको कहेंगे रेजोनेंस हाइब्रिड। रेजोनेंस हाइब्रिड और ये अलग होते हैं। एंड डिफरेंट इंडिविजुअल स्ट्रक्चर्स, अलग अलग स्ट्रक्चर, यानी मान लो कि आप ए फॉर्म में, ए सिचुएशन में, बी सिचुएशन में, सी सिचुएशन में, तो वो जो आपके डिफरेंट फॉर्म है बेटा उसको कहते हैं RS। RS बोले तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, या तो दूसरा वर्ड है कैनोनिकल फॉर्म्स। क्या कहते हैं? कैनोनिकल फॉर्म्स। ओके, और दूसरा जो है उसके बाद मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो हम लोग इस सबका एक मिक्सिंग नया स्ट्रक्चर बनाएंगे, सबको मिक्सचर बनाएंगे, सबको मिक्स करेंगे और जो नया स्ट्रक्चर बाहर निकल के आएगा, बराबर है, वो होगा रेजोनेंस हाइब्रिड। उसको क्या नाम दिया जाएगा? रेजोनेंस हाइब्रिड कहते हैं बेटा। तो रेजोनेंस हाइब्रिड जो है वो मिक्सचर है, बराबर, ये रियल है। ये कैनोनिकल फॉर्म से जो वो इमेजिनरी है, बराबर है। तो इस फिनोमिनन को कहते हैं रेजोनेंस। तो यहां तक का मैं मानता हूं कि ये जो इंट्रोडक्शन पार्ट है, रेजोनेंस की छोटी सी डेफिनेशन है, वो आपको समझ में आ गई होगी। अब मैं एक एग्जांपल लेता हूं जिससे हम लोग ये चीजें और भी क्लियर करेंगे, बराबर है। चलो, तो इस वीडियो को आप पूरा देखेंगे और अच्छे से नोट डाउन भी करेंगे। चलो, आगे के वीडियो में मैंने आपको बेटा O3 मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर ड्रॉ करना सिखाया हुआ है, बराबर। अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाकर देखिए, और अगर पहली बार इस चैनल पे आ रहे हैं तो शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर कीजिए। चलो, तो ओजोन में क्या होगा? यहाँ पर डबल बॉन्ड है, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है, इस तरह से इसका स्ट्रक्चर होता है। ओके, हर एक को ऑक्टेट कंप्लीट चाहिए बेटा, तो यहाँ पर मैं इसको 4 इलेक्ट्रॉन दे देता हूँ, इसको 6 इलेक्ट्रॉन दे देता हूँ। ये हमने आगे ऑलरेडी सीखा हुआ है। फॉर्मल चार्ट में यहाँ पर माइनस, यहाँ पर प्लस था। ये हमने ओजोन का स्ट्रक्चर सीखा हुआ है।
तो जब हम लोगों ने ये स्ट्रक्चर सीखा हुआ है तो हमें पता होना चाहिए कि भाई ये स्ट्रक्चर जो है वो पूरा सेटिस्फैक्टरी है नहीं, बिकॉज इट डेपिक्ट द सेंट्रल ऑक्सीजन एटम टू बी बॉन्डेड। एक ऑक्सीजन के साथ वो डबल बॉन्ड में है, एक ऑक्सीजन के साथ वो सिंगल बॉन्ड में है बेटा। एक ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड में है, एक ऑक्सीजन के साथ वो सिंगल बॉन्ड में है। अगर हम लोग देखें बॉन्ड लेंथ के मामले में तो आप देखो कि ये जो सिंगल बॉन्ड है उसकी कुछ आती वैल्यू 148 पिकोमीटर होनी चाहिए, क्योंकि ऑक्सीजन ऑक्सीजन जहां पर भी सिंगल बॉन्ड होता है वहां पर 148 पिकोमीटर डेटा में होता है। और डबल बॉन्ड जहां पर भी है, डबल बॉन्ड आप देखोगे आपकी टेक्स्ट बुक में भी वैल्यू लिखी होगी, आप उसको पढ़ते जाओ साथ में कि डबल बॉन्ड जो है बेटा उसकी वैल्यू 121, बॉन्ड लेंथ की वैल्यू कितनी होती है 121 पिकोमीटर, तो इतनी होनी चाहिए। अगर ये स्ट्रक्चर सही है तो इसमें एक सिंगल बॉन्ड भी है और एक डबल बॉन्ड भी है। तो सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड दोनों के बेसिस पे अगर आप देखो तो इन दिस स्ट्रक्चर वी हैव टू वैल्यूज, दैट इज 148 एंड 121। But experimental data, experimental evidence not only shows that the bond length are equal, but also shows that the bonds are intermediate between single and double bond. यानी कि जो एक्सपेरिमेंटल डेटा है वो क्या बताता है कि ना भाई सिंगल और डबल बॉन्ड जो है उसके इंटरमीडिएट में एक वैल्यू में मिलती है, ना 148 ना 121। तो भैया इसकी वैल्यू हमारे सामने जो आती है बराबर एक्सपेरिमेंटल डेटा से, एक्सपेरिमेंटल बॉन्ड लेंथ आपको मिलेगी, वो कितनी मिलेगी 128 पिकोमीटर। अब ये तो ताज्जुब हो गया कि ये 128 पिकोमीटर क्यों आई, क्योंकि अगर सिंगल डबल बॉन्ड है तो दो वैल्यू मिलनी चाहिए। आज एक्सपेरिमेंटल डेटा से हमने देखा तो वैल्यू एक ही मिल रही थी। तो लास्ट लेक्चर में मैंने बताया भी था कि बॉन्ड लेंथ में कैसे निकालते हैं, स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड वगैरह वगैरह। फॉर मॉलिक्यूल लाइक ओजोन सिंगल स्ट्रक्चर्स इज अनेबल टू एक्सप्लेन द ऑब्जर्व्ड फैक्ट। इसका मतलब ये हुआ कि एक स्ट्रक्चर से सारे फैक्ट हम लोग नहीं समझा सकते। तो अल्टरनेटिव स्ट्रक्चर्स कैन बी रिटन इन विच डबल बॉन्ड एंड सिंगल बॉन्ड्स आर इंटरचेंज। तो एक अल्टरनेट स्ट्रक्चर हम लोग ऐसा भी तो बना सकते हैं, ये तो हमने बना दिया। कोई ऐसा बोले कि सर ये स्ट्रक्चर ऐसा नहीं है, ये स्ट्रक्चर ऐसा भी हो सकता है, यहाँ सिंगल बॉन्ड और यहाँ पर डबल बॉन्ड। तो यहाँ पर ये स्ट्रक्चर जो है वो भी पॉसिबल तो है ना भाई, बराबर ये स्ट्रक्चर भी पॉसिबल है। तो ये दोनों स्ट्रक्चर जो है वो पॉसिबल है, ये दोनों स्ट्रक्चर जो है वो पॉसिबल है। तो ये जो दोनों स्ट्रक्चर्स हमने ड्रॉ किए हैं बराबर है, कैन एक्सप्लेन ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ ओजोन, हेंस एक्चुअल स्ट्रक्चर इज इंटरमीडिएट बिटवीन द टू लुईस स्ट्रक्चर। अब अगर मान लो कि ये जो है ये एक बंदा है बराबर, मान लो कि ये ओजोन नहीं है, ये आदि मानव है बराबर। अब आदि मानव इस सिचुएशन में ऐसा है बराबर, एक स्ट्रक्चर इसका ये है और एक स्ट्रक्चर इसका ऐसा है। तो सिचुएशन चेंज जैसे हो जाती है तो जैसे आपकी भी प्रॉपर्टी चेंज होती है, इसकी भी चेंज होगी। तो मान लो कि ये दोनों स्ट्रक्चर जो है इसको जब आप साथ में कहीं पर ड्रॉ कर सकते हो मिक्स करके, तो हम लोग कहते हैं कि भाई हाँ हम लोग इसको समझा सकते हैं। ऑल द प्रॉपर्टीज कैन नॉट एक्सप्लेन बाय द सिंगल स्ट्रक्चर। अगर आप स्ट्रक्चर नंबर 1 बोलोगे, इसको स्ट्रक्चर नंबर 2 बोलोगे, तो ये दोनों स्ट्रक्चर जो है उसकी जरूरत पड़ेगी। कोई एक स्ट्रक्चर जो है वो नहीं समझा सकता है बराबर। तो एक और स्ट्रक्चर बनाया जाता है, देखो इन दोनों के बीच में ऐसा एरो किया जाता है, ये साइन है रेजोनेंस का बराबर। ये स्ट्रक्चर 1 एंड स्ट्रक्चर 2 दैट इज कॉल्ड आरएस, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। लेकिन जब हम लोग आगे देखेंगे तो ये ऐसा ट्रिपल बॉन्ड करके 3 लाइन ड्रॉ करते हैं। बाद में जो स्ट्रक्चर ड्रॉ किया जाता है ये वो कौन सा होता है, रेजोनेंस हाइब्रिड होता है। तो रेजोनेंस हाइब्रिड में आप देख सकते हो कि मैंने क्या ड्रॉ किया। तो आप देखो कि इन दोनों में जो कॉमन बॉन्ड है ना वो मैंने ड्रॉ कर दिया। इसमें यहाँ पर डबल बॉन्ड है, यहाँ सिंगल है, यहाँ सिंगल है, यहाँ डबल है, यानी कि ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, वो तो फिक्स है ना, वो तो फिक्स है। तो हमने यहाँ पर जो देखा हुआ है रेजोनेंस हाइब्रिड में, उसमें क्या है कि भाई इट इज रिप्रेजेंटेड बाय ड्रॉइंग ऑल द प्रोबेबल स्ट्रक्चर्स एंड पुटिंग डबल हेडेड एरो बिटवीन देम। द एक्चुअल स्ट्रक्चर इज इंटरमीडिएट बिटवीन द 1 and 2 दैट इज स्ट्रक्चर नंबर 3। तो स्ट्रक्चर नंबर 3 जो है वो हमें ड्रॉ किया, उसको कहते हैं हाइब्रिड स्ट्रक्चर बराबर है, बाय सुपर इम्पोजिंग वन स्ट्रक्चर ओवर द अदर। अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसको इसके ऊपर आप सुपर इम्पोज करो, ये पूरा स्ट्रक्चर इसके ऊपर ला कर रख दो तो ऐसा बनेगा।
क्योंकि तब आपका डबल बॉन्ड दोनों साइड देखेंगे, एक साइड नहीं। यानी स्ट्रक्चर 1 to 2, 2 to 1 में आप क्या करोगे, ये दोनों इंटर कन्वर्टेबल स्ट्रक्चर्स होते हैं, ऐसा ऑन पेपर लगता है। ये दोनों जो है रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स है। फिर से बता दूं, रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स इमेजिनरी होते हैं। ये है रेजोनेंस हाइब्रिड। तो हाइब्रिड स्ट्रक्चर जो है वो एक्चुअल स्ट्रक्चर होता है जिससे हम लोग सारी की सारी प्रॉपर्टीज को पढ़ सकते हैं। तो ये है रेजोनेंस की जो कुछ बातें जो हमने डिस्कस की है बेटा। अब ये जो स्ट्रक्चर्स है उसमें कुछ पॉइंट्स ऐसे कि ये रेजोनेंस हाइब्रिड जो है वो क्या इंडिकेट करेगा, एक तो देयर इज वन स्टेबल हाइब्रिड फॉर्म, ये एक स्टेबल हाइब्रिड फॉर्म है। दिस फॉर्म इज सिमेट्रिकल, द टू ऑक्सीजन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड्स आर ऑफ द सेम लेंथ। यहाँ पर जो है ना ये ऑक्सीजन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड, उसमें लेंथ कितनी मिलती है, मैंने अभी अभी आपको बताया, दैट इज 128 पिकोमीटर। तो ये सिंगल बॉन्ड की लेंथ जो है वो सिमिलर वे में एक जैसी ही मिलती है, ना कि अलग अलग। And the hybrid form has electronic arrangement intermediate between the two resonating structures. So the resonance structures are imaginary and have no physical reality. ये दोनों के दोनों जो है बेटा वो imaginary, इसकी कोई physical reality है नहीं। और ये जो स्ट्रक्चर है उसको हम कहते हैं रियल स्ट्रक्चर्स, that is called resonance hybrid। उसको कहा जाएगा resonance hybrid, बराबर है। तो ये जो imaginary structures है they are ozone structures can be prepared in laboratory। लेबोरेटरी में तो नहीं हो सकता है पॉसिबल। There are many molecules like ozone whose behavior cannot be explained by single structures, so there is need for this concept। ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं जो एक स्ट्रक्चर से एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए ये नीड आई कि रेजोनेंस क्यों हो रहा है, बराबर। तो ये दिमाग में आना कि रेजोनेंस क्यों हो रहा है, तो उसका डेफिनेशन ही इसका आंसर है। तो रूल्स है कुछ रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स को ड्रॉ करने के, बराबर है। तो आइए हम लोग रूल्स जो है वो लिखते भी जाएंगे और समझते भी जाएंगे। तो द कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर शुड हैव द सेम पोजीशन ऑफ एटम्स। सबसे पहला लिखिए कि भाई द कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स, यानी ये जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं वो वाले स्ट्रक्चर, कि भाई द कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स should have the same position atom, should have same position of atom। यानी आप देख ही सकते हैं कि इन दोनों में एटम की पोजीशन मैंने चेंज नहीं की है। तो ये पहला ये रूल्स है, दैट इज कॉल्ड रूल्स टू ड्रॉ द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। तो ये तो है। इसके साथ साथ आप लिखेंगे दे शुड डिफर ओनली इन द पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये स्ट्रक्चर्स में क्या चेंज हो सकता है, दे शुड differ only in position of electrons। यानी पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है उसको आप डिफर कर सकते हैं, बाकी एटम जो है वो कहीं भागा नहीं जा रहा है। ऐसा नहीं कि इस एटम को उठाकर इधर रख दिया, इसको इधर रख दिया, मतलब एटम्स वहां के वहां रखने हैं कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स के। लेकिन हाँ, इलेक्ट्रॉन की पैर जो है वो इधर से उधर आप ड्रॉ करेंगे। Then they should have the same number of unpaired electron। आप देख सकते हैं कि इसमें भी unpaired electron, इसमें भी सेम है। तो they should have same number of unpaired electrons। unpaired electrons बोल देते हैं, यानी जो अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बोलेंगे यहाँ पर इसको बोल सकते हैं। एंड दे शुड हैव नियरली सेम एनर्जी, इनकी एनर्जी जो है वो भी नियरली सेम रहनी चाहिए। दे शुड हैव नियरली सेम एनर्जी, बराबर। एनर्जी भी इसकी नियरली कैसी होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। एंड द कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर शुड हैव नेगेटिव चार्ज ऑन द इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, पॉजिटिव चार्ज ऑन द इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम, बराबर। तो मैं अगर शॉर्ट में लिखूं कि भाई नेगेटिव चार्ज ऑन इलेक्ट्रो नेगेटिव एटम एंड पॉजिटिव चार्ज, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज ऑन इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम, इलेक्ट्रो पॉजिटिव एटम। तो देखो यहाँ पर तो तीनों के तीनों एटम एक जैसे, और भी हम लोग मॉलिक्यूल ड्रॉ करेंगे जहां पर आपको क्लियर आइडिया आ जाएगा। मान लो कि कार्बन डाइऑक्साइड है,
तो कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीजन में क्या रहेगा, माइनस चार्ज रहेगा, ये फिक्स है, क्योंकि कार्बन ऑक्सीजन में ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो यहाँ पर अगर मैं सिंपल सी बात करूं कि भाई हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन है, तो फ्लोरीन एक्वायर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज एंड हाइड्रोजन एक्वायर पार्शियल, इट इज पार्शियली नेगेटिव एंड इट इज पार्शियली पॉजिटिव, बराबर। तो ये भी रूल में हम लोग मेंशन करेंगे कि नेगेटिव चार्ज ऑन इलेक्ट्रो नेगेटिव एटम एंड दैट इलेक्ट्रो पॉजिटिव एटम पॉजिटिव एटम। तीसरी बात, इन अ कंबाइनिंग स्ट्रक्चर्स लाइक चार्जेस शुड नॉट बी प्रेजेंट ऑन एडजेसेंट एटम। कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स जो होते हैं, कंबाइनिंग तो छोड़ो, कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स में लाइक चार्जेस शुड नॉट बी प्रेजेंट ऑन एडजेसेंट एटम, यानी कि कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स के अंदर इन CS कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स लाइक चार्जेस नॉट प्रेजेंट ऑन एडजेसेंट एटम, यानी पास में एक जैसे नहीं होंगे, प्लस प्लस या माइनस माइनस चार्जेस जो है वो पास में नहीं होंगे, बिल्कुल ध्यान रखिए ये, बराबर है। अभी तो और भी इसके अंदर कंटेंट ऐड होने वाला है, तो ये चीज आप लिखते जाइए और समझते जाइए। तो ये है, एंड ऐसा भी तो है कि भाई लाइक चार्जेस जो है शुड नॉट बी प्रेजेंट ऑन एडजेसेंट एटम, और अनलाइक चार्जेस शुड नॉट बी वाइडली सेपरेटेड। अनलाइक चार्जेस जो है वो बहुत दूर भी नहीं होने चाहिए, लिखो यहाँ पर अनलाइक चार्जेस शुड नॉट हैव वाइडली सेपरेटेड, यानी ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि प्लस माइनस बहुत दूर हो। अनलाइक चार्जेस यानी प्लस माइनस, लाइक चार्जेस यानी माइनस माइनस या तो प्लस प्लस, बराबर। सो दीज आर द सम पॉइंट्स। तो इससे समझ लीजिए पूरी कहानी क्या कहना चाहती है। सबसे पहले है रेजोनेंस। तो रेजोनेंस जो है उसकी तो डेफिनेशन आ गई, जो बहुत ही सिंपल वे में आप समझ रहे हो कि रेजोनेंस क्या कहना चाहता है, और उसके बेसिस पे फिर से हम लोग डिस्कस कर लेते कि भाई only single structures cannot explain all the properties, so we have to draw more than one structures। अगर दो structures draw कर लिए तो इसकी सारी properties आप explain कर पाओगे। That is called resonating structures। ये जो दोनों है उसको मिक्स करके एक नया स्ट्रक्चर जो बनाया जाता है, इसको कहते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड। इसको कहेंगे रेजोनेंस हाइब्रिड। दैट इज एक्चुअल, दैट इज इमेजिनरी, बराबर है। उसके बाद रूल्स है कि कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स शुड हैव सेम पोजीशन ऑफ एटम। एटम की पोजीशन सेम है, उसको चेंज नहीं करना है। दे शुड डिफर ओनली इन पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की पोजीशन आप चेंज कर सकते हो। दे शुड हैव सेम नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन। अनपेयर इलेक्ट्रॉन सेम होनी चाहिए, चाहे कुछ भी आप ड्रॉ कर लो। दे शुड हैव नियरली सेम एनर्जी, एनर्जी सेम होनी चाहिए। देन दे शुड ओके, नेगेटिव चार्जेस ऑन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम एंड पॉजिटिव चार्जेस, इट इज वेरी सिंपल। पोलर कोवेलेंट बॉन्ड में हमने पढ़ाई है। इन कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स लाइक चार्जेस, देखो ये अनलाइक चार्जेस है, लाइक चार्जेस यानी माइनस माइनस, तो ये ऐसे कहना चाहते हैं कि प्लस प्लस या माइनस माइनस जो है एडजेसेंट एटम पे कभी भी आएगा नहीं, वरना स्टेबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। अनलाइक चार्जेस जो है शुड नॉट हैव वाइडली सेपरेटेड, यानी कि प्लस माइनस हुआ तो बहुत दूर भी नहीं होना चाहिए, बराबर है, नजदीक होनी चाहिए, बराबर। तो ये उसके कुछ रूल्स है बेटा। अब हम लोग इससे आगे बढ़ेंगे। अब हम लोग ड्रॉ करेंगे कुछ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। चलो, तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करने के लिए जिस तरह से आप सबसे पहले लुईस स्ट्रक्चर्स ड्रॉ कर लेते हो, सबसे पहले वैसे ही लुईस स्ट्रक्चर्स आप ड्रॉ करेंगे, और उसके बाद आप लोग आगे बढ़ेंगे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के अंदर। चलो, तो मान लो कि किसी ने आपको बोल दिया कि कार्बन डाइऑक्साइड का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करना है, तो कार्बन डाइऑक्साइड के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के अंदर सबसे पहले CO2 लो हो गया, ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर नहीं है, बराबर। इसका मुखिया ढूंढो। मुखिया यानी कौन? सेंट्रल एटम। और सेंट्रल एटम के लिए मैंने क्या बोला था आपको कि लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव जो होता है वो सेंट्रल एटम होता है। तो देखो आगे की कहानी वापस रिपीट नहीं करूंगा। ये बेसिकली ऐसा है, C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहाँ पर भी डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है,
बराबर है। ये इसका डबल बॉन्ड ऑक्सीजन रहेगा और यहां पर ऑक्सीजन रहेगा, ये यहां पर भी ऑक्सीजन है। और अगर आप देखोगे तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, बराबर। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर्स, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर्स। अब अगर मुझे इसका रेजोनेंस फॉर्म बनाना है, इसका अगर मुझे रेजोनेंस फॉर्म बनाना है तो मैं आपको एक टेक्निक दिखाता हूं, बराबर है, ध्यान से देखना। ये जो दो इलेक्ट्रॉन है वो कहीं पर एक नया बॉन्ड बना सकता है। दो इलेक्ट्रॉन एक जगह पर नया बॉन्ड बनाएगा और अगर किसी बॉन्ड को आप ब्रेक करोगे तो उसके पास में आप दो इलेक्ट्रॉन शो करोगे, बराबर है। ऑन द बेसिस ऑफ दैट वी कैन से दैट कि अगर मेरे को इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाना है तो ट्रिक्स से कैसे बना सकते हैं, बराबर है। मान लो कि ये पाई बॉन्ड जो है वो टूटा, बराबर है, स्टेबिलिटी के लिए, और वो पाई बॉन्ड यानी इसमें दो इलेक्ट्रॉन होते तो ये इलेक्ट्रॉन जो है वो इधर शिफ्ट हो गए तो ये आया यहाँ पर, बराबर है। तो यहाँ जब मैंने बॉन्ड को ब्रेक किया बेटा तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पर शिफ्ट हो गया। इसका मतलब कि यहाँ पर आया माइनस और यहाँ पर आया प्लस। क्या आएगा? माइनस और प्लस आएगा, सीधी सी बात है। अब इसकी जो वैकेंट ऑर्बिटल होती है, बराबर है, उसके अंदर, ये तो पहले चार बॉन्ड थे इसलिए, अब इसके अंदर इसकी जो वैकेंट ऑर्बिटल होती है उसको ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पर अट्रैक्ट करेंगे। तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या करेंगे, यहाँ पर एक नया बॉन्ड जनरेट करेंगे। तो ये प्लस चार्ज गया, बराबर है। तो यहाँ पर आप देखो कि जिसने इलेक्ट्रॉन दिए उसके ऊपर प्लस चार्ज जनरेट हो जाएगा, बराबर। जहां पर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होती है वहां पर प्लस चार्ज जनरेट हो जाता है। तो मैंने क्या बताया था, दो इलेक्ट्रॉन कहीं पर एक नया बॉन्ड बना सकते हैं। एक बॉन्ड को ब्रेक करो तो इलेक्ट्रॉन पेयर वहां पर शो करो, बराबर है। तो बट ऑब्वियस है ये जो स्ट्रक्चर्स है इसमें आपको ये स्ट्रक्चर यहाँ पर ही ड्रॉ करना है ऐसा नहीं है, लेकिन मैं आपको दिखा दूं ये स्ट्रक्चर आप यहाँ पर ड्रॉ करेंगे कि यहाँ पर ऑक्सीजन, दो इलेक्ट्रॉन, इसके पास इलेक्ट्रॉन कम, ये ट्रिपल बॉन्ड, कार्बन, सिंगल बॉन्ड, ऑक्सीजन, और इस तरह से ये आ गया रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, बराबर है। क्या किया फिर से ध्यान से देखो, यहां से बॉन्ड को ब्रेक किया तो यहाँ दो इलेक्ट्रॉन, जहां पर इलेक्ट्रॉन बढ़े वहां पर नेगेटिव चार्ज, यहां से दो इलेक्ट्रॉन ने एक नया बॉन्ड जनरेट किया तो ऑक्सीजन के ऊपर प्लस चार्ज। चलो ठीक है। अच्छा, इसके बाद डबल हेडेड एरो करना मत भूलना। अब क्या करोगे, इसका एक और फॉर्म भी तो हो सकता था, बराबर है। मैंने जो यहाँ पर किया उससे उल्टा भी तो हो सकता था। मान लो कि ये बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पर शिफ्ट होते और यहाँ के दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर एक नया बॉन्ड जनरेट कर देते। तो इस तरह से क्या होता है, यहाँ पर ऑक्सीजन 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड हो। यहाँ पर देखो आप, यहाँ पर तो चलो ट्रिपल बॉन्ड हो गया, यानी एक बॉन्ड यहाँ से यहाँ शिफ्ट हुआ तो ये सिंगल बॉन्ड हो गया, और यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन एक बॉन्ड बनाया, यानी कि इस तरह से ट्रिपल बॉन्ड में ये कन्वर्ट हो जाता है। तो इस तरह से यहाँ पर जो टोटल हमारे पास इनिशियली हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन थे उसकी जगह पर 2 हो जाएंगे, यानी प्लस हो जाएगा। अगर किसी को थोड़ा सा भी लग रहा है कि डिफिकल्ट है, बहुत ईजी है, बराबर है। ध्यान से देखो, इसका मिरर इमेज बना दो, इसको घुमा दो उल्टा, बन गया ये स्ट्रक्चर। इजी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो है बहुत ही इजी होते हैं। तो इस तरह से आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो है वो ड्रॉ कर सकते हो। सो हाउ कैन यू ड्रॉ इट? तो सबसे पहले लुईस डॉट स्ट्रक्चर्स आपको आने चाहिए, बराबर। उसके बाद आप CO2 के स्ट्रक्चर्स जो है वो बना सकते हो। आप देख सकते हो कि तीनों स्ट्रक्चर में, स्ट्रक्चर नंबर 1 2 और 3 में, जहां पर जिस ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन दिए है वहां पर प्लस चार्ज आता है, जहां से इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो क्या हुआ है, बॉन्ड ब्रेक होकर इलेक्ट्रॉन पेयर जहां पर शिफ्ट हुई है वहां पर माइनस चार्ज आ जाएगा, बराबर है। तो इसमें ऐसा होता है। इसके बाद और भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से ये हमारा 1 है। इसी तरह से दूसरे भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आप ड्रॉ कर सकते हो। जैसे कि मान लो कि CO3 2 माइनस का करना है, क्या करना है, CO3 2 माइनस का कार्बोनेट। अब इसका पहले तो स्ट्रक्चर जो है आप बना लो खुद ब खुद, लुईस डॉट स्ट्रक्चर। तो ऐसा आएगा, और यहाँ पर इस तरह से माइनस चार्ज, यहाँ पर भी इस तरह से माइनस चार्ज, और यहाँ पर ये लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस तरह से जनरेट रहते हैं। तो दैट इज द CO3 -2 मॉलिक्यूल, बराबर है। तो CO3 -2 का ये मॉलिक्यूल जो है, ये एक लुईस स्ट्रक्चर जो हमने सीखा था, दैट शुड बी 2 CO सिंगल बॉन्ड
एंड वन सी डबल बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड है, दो सिंगल बॉन्ड है। Experimentally, all carbon to oxygen bonds are found to have same bond length, which is in between the single bond and double bond. This can be explained only if carbonate ion has following resonating structures. तो यहाँ पर जो है इस तरह के resonating structures आप ड्रॉ करोगे तो ये समझा सकते हो। देखो जरा ध्यान से, आपको क्या करना है, ये दो इलेक्ट्रॉन, इसने एक नया बॉन्ड बनाया, तो कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, इसने इलेक्ट्रॉन दिए, तो यहां पर क्या हो जाएगा, अभी ये प्लस चार्ज आ जाएगा, बराबर। अच्छा, और यहां पर आप देख सकते हो कि यहां पर तो डबल बॉन्ड था, अब ये बॉन्ड टूट के इसके ऊपर शिफ्ट हो गया, तो यहां पर क्या आ जाए, यहाँ प्लस चार्ज ड्रॉ करो ना करो कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि CO3-2 है, इसके ऊपर फॉर्मल चार्ज 0 रहने वाला है। यहाँ पर ऑक्सीजन के ऊपर 4 इलेक्ट्रॉन है, ये दोनों उसके हैं, 6 हो गए, यानी फॉर्मल चार्ज 0 है, बराबर। यहाँ पर सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन 1 2 3 4 5 6, और यहाँ पर भी सिंगल बॉन्ड 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर माइनस, यहाँ पर माइनस। इसके अलावा क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, तो आप खुद देखोगे कि डबल बॉन्ड यहाँ पर है, अब यहाँ पर आएगा, इसका मतलब ये दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हो जाएंगे जो बॉन्ड बनाएंगे, और ये बॉन्ड टूट के इसके ऊपर वापस शिफ्ट हो जाएगा। कार्बन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन 1 2 3 4 5 6 नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड 1 2 3 4 5 6, और यहाँ पर हो जाएगा डबल बॉन्ड 1 2 3 4। इस तरह से इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हो गए। आप देखो यहाँ पर कार्बन ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड है, यहाँ पर इस वाले कार्बन इस वाले ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड है, यहाँ पर इस वाले पे है। इस तरह से, इसलिए इसको कहा जाता है डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, यानी कि पाई इलेक्ट्रॉन जो है वो डीलोकलाइज होते रहते हैं, बराबर। डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन में आप देख सकते हो कि डबल बॉन्ड कैरेक्टर जो है बेटा कभी यहाँ पर, कभी यहाँ पर, कभी इधर जनरेट हो जाता है, बराबर। सबके अंदर -2 चार्ज है। आप इसका रेजोनेंस हाइब्रिड बनाना है तो सब में जो कॉमन है वो तो पहले ड्रॉ कर ही लो, सिंगल बॉन्ड सब में कॉमन है। डबल बॉन्ड कैरेक्टर जो है वो इस तरह से आप ड्रॉ करेंगे डॉटेड लाइन से, तो तीनों के बीच में जो डॉटेड लाइन है वो क्या शो करता है, डबल बॉन्ड कैरेक्टर। सो दैट इज कॉल्ड हाइब्रिड रेजोनेंस, या तो रेजोनेंस हाइब्रिड, ये वाला जो है वो रेजोनेंस हाइब्रिड हो जाएगा। चलो ठीक है, तो इस तरह से आप रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स जो है वो ड्रॉ कर सकते हैं, बराबर। इसी तरह से बेंजीन जो है उसके भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आते हैं। मैं आपको कुछ देता हूं जो आप घर पे भी ड्रॉ कर सकते हो। मान लो कि आपको ऐसा दिया जाए कि भाई SO3 है, आपको दिया जाए कि भाई CO कार्बन मोनोऑक्साइड, बराबर है। बेंजीन का चलो डिस्कस कर लेते हैं। बेंजीन जो होता है वो C6H6 होता है, ये मॉलिक्यूल आप पहली बार सुन रहे हो। बेंजीन का स्ट्रक्चर जो होता है इसमें यहाँ इस टाइप के सब, जहां कॉर्नर है वहां कार्बन है, सबके पास हाइड्रोजन भी है क्योंकि C6H6 है। तो फॉर्मूला कुछ ऐसे बनेगा, कार्बन 1 2 3 4 5 और ये 6, एक एक हाइड्रोजन, बराबर है, ऐसा। और यहाँ डबल बॉन्ड, सिंगल डबल सिंगल डबल, इस तरह का उसका स्ट्रक्चर होता है, बराबर। तो यहाँ पर हम लोग कुछ ऐसे बनाएंगे, 1 2 3, चलो ये हो गया इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। जहां सिंगल है वहां डबल कर दो, डबल है वहां पर सिंगल कर दो, अपने आप ये बन जाएगा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, बराबर है। तो ये हो जाएगा, यहाँ पर डबल था तो सिंगल हो गया, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल। तो आप खुद देख सकते हो कि स्ट्रक्चर नंबर ए और स्ट्रक्चर नंबर पी में पाई बॉन्ड की पोजीशन चेंज हो सकती है, हो गई है, तभी तो इसको कहते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड। और इसको अगर हमें दोनों को एक साथ शो करना है, दैट इज कॉल्ड रेजोनेंस हाइब्रिड। तो ये रेजोनेंस हाइब्रिड जो है इस तरह से बनेगा, बराबर। ऑर्बिटल जो है उसका हम लोग कंसेप्ट पढ़ लेंगे, फिर और डिटेल में भी मैं आपको ये करवाऊंगा, बराबर। अभी फिलहाल आप इतना समझो। तो ये स्ट्रक्चर जो सी है दैट इज कॉल्ड रेजोनेंस हाइब्रिड, इसको कहा जाता है रेजोनेंस हाइब्रिड। चलो ठीक है, तो इस टाइप के रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स जो है आप ड्रॉ करेंगे और इसकी प्रैक्टिस भी करेंगे। सबसे पहले जो स्लॉट स्ट्रक्चर जो है वहां पर बनाना है, उसके बाद अपने आप ये बन जाएंगे, बहुत इजी होते हैं। नाउ दैट इज रेजोनेंस एनर्जी। तो रेजोनेंस एनर्जी क्या है कि भाई रेजोनेंस हाइब्रिड इज मोर स्टेबल देन एनी वन ऑफ द कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स। ये जितने भी कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स है उसकी कंपैरिजन में रेजोनेंस हाइब्रिड जो है ज्यादा स्टेबल होता है। तो ये जो स्टेबिलिटी उसकी काफी ज्यादा है, उसके साथ जो एनर्जी रिलेट करेगी उसी को हम लोग कहते हैं रेजोनेटिंग एनर्जी। द रेजोनेंस हाइब्रिड हैव
हैज अ लोअर एनर्जी, क्योंकि स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा है, देन एनी ऑफ द कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स जिसमें द डिफरेंस इन द एनर्जी ऑफ रेजोनेंस हाइब्रिड एंड द मोस्ट स्टेबल कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स हैविंग लीस्ट एनर्जी इज कॉल्ड रेजोनेटिंग एनर्जी या तो रेजोनेंस एनर्जी। बराबर। मान लो कि किसी एक मॉलिक्यूल के 3 स्ट्रक्चर हैं, तो अब एनर्जी के मामले में मैं तुम्हें समझा दूं कि एनर्जी पहले स्ट्रक्चर की यहाँ पर है, दूसरे की यहाँ पर है, तीसरे की यहाँ पर है। ये तो हाइपोथेटिकल है। ये कौन से स्ट्रक्चर्स है? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है। नीचे हमारा रेजोनेंस हाइब्रिड। कौन सा? रेजोनेंस हाइब्रिड। तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है बराबर, एनर्जी में ये लीस्ट है, ये सबसे ज्यादा है। तो लीस्ट एनर्जी वाला जो स्ट्रक्चर है और रेजोनेंस हाइब्रिड जिसका तो सबसे कम एनर्जी है, एनर्जी सबसे कम है, एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। तो जो सबसे ज्यादा स्टेबल है वो तो रेजोनेंस हाइब्रिड ही है। इन तीनों में ये फर्स्ट वाला सबसे स्टेबल है मान लो, तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है उसको कहते हैं हम लोग रेजोनेंस एनर्जी। तो रेजोनेंस एनर्जी का मतलब क्या? द डिफरेंस बिटवीन द एनर्जी ऑफ द रेजोनेंस हाइब्रिड एंड मोस्ट स्टेबल, बराबर, मोस्ट स्टेबल जो है उसके बीच में जो डिफरेंस रहता है, द डिफरेंस ऑफ द एनर्जी of the resonance hybrid and the most stable contributing structure, बराबर। मोस्ट स्टेबल कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर यानी ये, कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर यानी ये, और ये ज्यादा स्टेबल है, इसका मतलब इसकी लीस्ट है एनर्जी, दैट्स व्हाई। सो इस तरह से आपको ये चीजें समझनी है। चलो ठीक है। इसके बाद चलो इतना लिख लिया आप लोगों ने। अब इस साथ में आगे पढ़ते जाओ कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेजोनेंस है क्या। तो सबसे पहली बात की कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स डू नॉट हैव एनी रियल एग्जिस्टेंस। लिखो कैरेक्टरिस्टिक्स, कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स आर नॉट रियल, आर नॉट रियल। तो क्या है भाई? कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स यानी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। तो कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स जो होते हैं यानी कैनोनिकल फॉर्म जो है डू नॉट हैव एनी रियल एग्जिस्टेंस, दे आर ओनली इमेजिनरी। ये सारे के सारे जो है वो कैसे हैं? दे ऑल आर इमेजिनरी। बट इमेजिनरी का मतलब क्या? कि वो बस हम लोग सोच रहे हैं, हाइपोथेटिकल, बराबर। तो कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स आर नॉट रियल, they all are imaginary, only the resonance hybrid as a real existence। तो इसके नीचे लिखेंगे only resonance hybrid have real existence, real existence, बराबर। रियल स्ट्रक्चर कौन है? रेजोनेंस हाइब्रिड। तो ये इसकी सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक्स है। As a result of resonance, the bond length in a molecule becomes equal, बराबर। तो लिखेंगे as a result of resonance, bond length in all structures is equal, यानी कि रेजोनेंस के जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं, बराबर है, एज अ रिजल्ट ऑफ रेजोनेंस होता क्या है कि बॉन्ड लेंथ इन अ मॉलिक्यूल बिकम्स इक्वल। एक और चीज है कि रेजोनेंस हाइब्रिड हैज अ लोअर एनर्जी, तो ये तो हमें मालूम ही है, अभी हमने सीखा कि रेजोनेंस हाइब्रिड हैव मोर स्टेबिलिटी एंड least energy because they have vice versa relationship। इस तरह से पॉइंट्स इंक्लूड करते जाएंगे। ग्रेटर इज द रेजोनेंस एनर्जी, ग्रेटर इज द स्टेबिलिटी, ग्रेटर इज द रेजोनेंस एनर्जी, ग्रेटर इज द रेजोनेंस एनर्जी, ग्रेटर इज स्टेबिलिटी, बराबर। ठीक है। तो इस टाइप के ये जो पॉइंट्स है बेटा ये आपके नोट्स में होने ही चाहिए। ग्रेटर इज द नंबर ऑफ कैनोनिकल फॉर्म्स विथ
नियरली सेम एनर्जी ग्रेटर इज द स्टेबिलिटी। यानी कि मान लो कि जितने ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आप बना सकते हो उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी होती है। तो लिखेंगे ग्रेटर इज द नंबर ऑफ, ग्रेटर इज द नंबर ऑफ किसके नंबर ज्यादा होने चाहिए, तो ग्रेटर इज द नंबर ऑफ कैनोनिकल फॉर्म। कौन से फॉर्म, कैनोनिकल फॉर्म्स, यानी कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स जो हमें ग्रो करते हैं। तो ग्रेटर इज द नंबर ऑफ कैनोनिकल फॉर्म्स विथ नियरली सेम एनर्जी ग्रेटर इज द स्टेबिलिटी। तो इसमें आराम से लिखेंगे भी जितने ज्यादा है उतनी स्टेबिलिटी ज्यादा है, ग्रेटर इज द स्टेबिलिटी। चलो ठीक है, तो इस तरह के जो सारे पॉइंट्स है वो आप अच्छे से करेंगे। रेजोनेंस का पूरा लेक्चर आप 2 बार देखेंगे, तब जाके आपको आइडिया बहुत ही अच्छे से आ जाएगा कि ये सारे पॉइंट्स क्या कहना चाहते हैं, बराबर। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इसके बहुत ही फायदे होने वाले हैं, और उसके जो स्ट्रक्चर्स है उसकी भी प्रैक्टिस होगी, तो फिर आपको अच्छे से आ जाएगा। ओके, सो दैट इज ऑल अबाउट द रेजोनेंस। थैंक यू।